हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने यूनिट 1 के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हमें लास्ट चैप्टर कंप्लीट करना है, चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या का नाम क्या है हमारा? आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास और सतत विकास। ये तीनों शब्द हैं, हमें इन्हें समझना है। मैं इन्हें आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप इन्हें समझ जाओगे, ठीक है। और हमें केवल इन्हें एक्सप्लेन ही करना है, ठीक है। आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आर्थिक समृद्धि मतलब कि किसी की इनकम में ग्रोथ हो रही हो। जैसे कि आज आपकी सैलरी 10,000 है, एक साल बाद 15,000 हो जाएगी, फिर 20,000 हो जाएगी। ऐसे इनकम में ग्रोथ होती है ना, तो उसे बोलते हैं आर्थिक समृद्धि। जैसे कि राष्ट्र के अंदर भी जीडीपी में ग्रोथ होती रहती है। ग्रोथ होगी तो उसे आर्थिक समृद्धि में गिना जाता है। प्रति व्यक्ति आय में ग्रोथ होगी, जीडीपी में ग्रोथ होगी, प्रति व्यक्ति आय में ग्रोथ होगी। मतलब कि किसी की सैलरी का मात्रात्मक रूप से बढ़ा, मात्रा के रूप में बढ़ रही है। जैसे कि 10,000 था, फिर 15,000 मात्रा बढ़ी है। लेकिन अब हम आपका बात करते हैं आर्थिक विकास के ऊपर। आर्थिक विकास के ऊपर की मतलब कि आर्थिक वृद्धि तो होगी, साथ में उसकी सामाजिक और मानवीय विकास भी होगा। जैसे कि उसकी स्वास्थ्य भी अच्छी होगी, उसका शिक्षा में भी अच्छा डेवलप, वो खुश होगा, मानो एक तरह से खुश हो जाएगा, वो खुशहाल जिंदगी जिएगा। तब जाके उसको आर्थिक विकास में गिना जाता है। इसमें मानवीय गुण भी शामिल होते हैं और सामाजिक उसका संपूर्ण विकास होता है। इसलिए इसे आर्थिक विकास कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि से ज़्यादा आर्थिक विकास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्थिक विकास में व्यक्ति खुश रहेगा। जैसे कि मैं आपको तो फैमिली के एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक फैमिली है जिनकी इनकम मान लो 20,000 थी और बढ़ के 2 लाख रुपए हो गई। लेकिन उन्होंने अपना पैसा क्या किया कि उन्होंने बताऊँ, जैसे कि शेयर मार्केट में लगा दिया, कहीं जुआ खेल लिए, उन्होंने खाने पीने में उड़ा दिया और कुछ भी सेविंग नहीं की, ये सारी चीज़ें की। तो कुछ समय बाद पता चला है कि उनकी इनकम फिर से वो उनके बच्चे हुए उनके स्वास्थ्य एजुकेशन पे, उनकी शिक्षा पे, उनके स्वास्थ्य पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की नहीं किया। तो पता चला कि कुछ साल बाद उनकी इनकम फिर से वो 20,000 के ऊपर आ गई। लेकिन एक फैमिली है जिनकी इनकम है 20,000 रुपये, लेकिन उनकी इनकम बढ़ के 2 लाख रुपये हो गई। लेकिन उन्होंने बच्चों की शिक्षा पे, बच्चों के स्वास्थ्य पे, उनके अच्छे एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट किया, प्लस उन्होंने कुछ सेविंग भी करी और कुछ बीमा वगैरह भी करवाया। तो आगे जाके पता चला कि उनकी और ग्रोथ होती रही, डे बाय डे उनकी ग्रोथ होती रही, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में। आर्थिक समृद्धि होती है तो मतलब इनकम की वृद्धि होती ही है। मतलब आर्थिक समृद्धि हुए बिना आर्थिक विकास तो होना ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा, मात्रात्मक रूप से पैसे में वृद्धि नहीं, तो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे, कैसे करोगे? आप हेल्थ और एजुकेशन पे बच्चों की कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे? आप सेविंग कैसे करोगे? इसलिए आर्थिक समृद्धि के बिना आर्थिक विकास बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। और आर्थिक विकास हो जाए, मतलब कि आर्थिक समृद्धि हो गई लेकिन आर्थिक विकास हो, ऐसा ज़रूरी भी नहीं। जैसे कि पहली फैमिली का हमने एग्जांपल लिया था, उनकी आर्थिक समृद्धि तो हुई थी लेकिन आर्थिक विकास हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। इन आर्थिक समृद्धि को कौन से इंडेक्स से नापते? तो जैसे कि जीडीपी में जैसे मात्रात्मक वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आए। लेकिन आर्थिक विकास को कैसे नापते? जैसे कि हम देते ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स से, मतलब कि इंसान कितना खुश है। मानव विकास सूचकांक जिसमें आप देखोगे जीवन प्रत्याशा होती है, मातृत्व मृत्यु दर, शिक्षा एजुकेशन साक्षरता कितनी है, और स्वास्थ्य कैसा है लोगों का, मृत्यु दर क्या है, जीवन प्रत्याशा, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, हम आर्थिक विकास में इन इंडेक्स के रूप में नापते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। और तो ये इसमें पूरा हमें यही एक्सप्लेन कर रखा है। तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास आप समझ गए होंगे। और जो विकसित देश होते हैं ना, वो हमेशा आर्थिक समृद्धि पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उन्होंने आर्थिक विकास को प्राप्त कर लिया, इसलिए वो अब पैसा कमाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कि मतलब उनकी जीडीपी ग्रोथ करने में ज़्यादा फोकस कर, क्योंकि उनका आर्थिक विकास उन्होंने करवा लिया, मतलब लोगों का। हाँ, अभी इतना नहीं हुआ है लेकिन हो चुका है, तो मैक्सिमम हो चुका है। तो आर्थिक विकास पे नहीं, अब वो अपनी जीडीपी को बढ़ाने पर फोकस करते हैं। और हमारे इंडिया जैसे विकासशील देश जो होते हैं ना, जैसे वो है ना, आर्थिक विकास पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि लोगों का सभी का विकास हो, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य ज़्यादा सभी अच्छी हो। जो आपने सुना होगा, जब मोदी जी कहीं भाषण देते हैं तो बोलते हैं कि हमने गरीबी को मिटाया, हमने शिक्षा में इतना इन्वेस्टमेंट किया। वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि हमारी जीडीपी इतनी बढ़ गई, हमारी जीडीपी इतनी ग्रोथ हो गई, हमारी जीडीपी को इतना बूम हुआ, ऐसे कभी नहीं बोलेंगे अपने भाषण में। तो हमारे जैसे विकासशील देश जो ना, वो आर्थिक विकास पे ज़्यादा महत्व देते हैं, और देना ज़रूरी भी है, क्योंकि आर्थिक विकास करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि टिकाऊ, एक तरह से टिकाऊ विकास है। जैसे कि आर्थिक समृद्धि वाली फैमिली का एग्जाम्पल दिया था, जो कुछ समय बाद फिर से वो गरीबी के दलदल में गिर गई थी। लेकिन आर्थिक विकास की एक तरह से टिकाऊ विकास है। लेकिन फिर भी अर्थशास्त्री ना तो आर्थिक समृद्धि को बेटर मानते और ना ही आर्थिक विकास को बेटर मानते। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, जो कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये शब्द जो है ना, ये 1987 से पहले शब्द किसी को पता ही नहीं था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द आपको पता नहीं होगा, पर्यावरण जबकि इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पर्यावरण से जुड़ा शब्द 1987 से पहले किसी भी को भी नहीं पता था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। और आज हर एक देश के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है। तो
हमारे अर्थशास्त्रियों ने ना तो आर्थिक समृद्धि को अच्छा माना, ना आर्थिक विकास को अच्छा माना, उन्होंने माना अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया उसके बारे में पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो 1987 में प्रकाशित ब्रुटलैंड रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास को परिभाषित किया गया था। और इस रिपोर्ट का टाइटल था अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। हम मतलब कि पूरे दुनिया का एक ही भविष्य है, जैसे कि हमारा कॉमन है फ्यूचर हमारा, तो रखा गया था। इस समय पहली बार इस शब्द का मतलब सभी को समझ में आया था, मतलब सभी ने समझा था कि ये शब्द भी कुछ होता है। 1987 में जब ब्रुटलैंड में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी ना, तो जिसका टाइटल था अवर कॉमन फ्यूचर, अवर कॉमन फ्यूचर। सबसे पहले मैं आपको सतत विकास बताती हूँ, फिर इस टाइटल का मीनिंग में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा है सतत विकास। सतत विकास मतलब पर्यावरण का विकास प्लस आर्थिक विकास, इसे बोलते हैं सतत विकास। मतलब कि हमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपना आर्थिक विकास करना है, क्योंकि हमें देखना है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी हमारा पर्यावरण सेफ रहे। पता चला कि आज हम इतना मतलब कि औद्योगिकरण के चलते और इतना आर्थिक विकास के चलते हम इतने पेड़ों को कटाई कर दे कि हम मतलब कि और इतना प्रदूषण फैला दे कि आने वाली पीढ़ी सांस ही ना ले पाए इस एनवायरनमेंट में, और बारिश की दिक्कत हो जाए, बाढ़ की दिक्कत हो जाए, पेड़ पौधे काट दे तो सभी चीज़ की प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़े, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि लोग सर्वाइव ही ना कर पाए। तो हमें पर्यावरण को भी ध्यान में रख के अपना विकास करना है। आर्थिक विकास पता है आपको कि मतलब शिक्षा, एजुकेशन, इन पे इन्वेस्टमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना है, सेविंग करना, सब करना, लेकिन हमें पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, सतत विकास करता है। ब्रुटलैंड आयोग 1987 के अनुरूप जैसे संसाधनों की अतिदोहन नहीं करना है, संसाधनों की कमी नहीं करना है, जलवायु परिवर्तन नहीं करना है, ये सतत विकास की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी ना, उसमें कहता है कि संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन मत करो। जैसे कि हमें प्रकृति ने इतने अच्छे संसाधन दिए, जैसे कि पेड़ पौधे दिए, हमें लकड़ियाँ दी है, तो हम उन्हें काट के लकड़ियाँ प्राप्त करते, संसाधनों की कमी करते रहते हैं। और जैसे कि हमारा जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन प्रभावित होता है तो कितनी ज़्यादा गर्मी गिरती है। मतलब पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन अब 50 डिग्री 55 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है देश का। ये सब हमारी देने हैं। जब हम पर्यावरण प्रकृति के साथ छेड़खानी करेंगे तो प्रकृति अपना जवाब देगी ही सही। तो इसलिए हमें पर्यावरण की भी केयर करनी है और पर्यावरण को भी साथ में लेकर चलना है। और वो गांधी जी ने कहा था ना कि प्रकृति में केवल इतनी ही चीज़ें, संसाधन इतने ही है कि आप अपने पेट भर सको, किसी की पेटी भरने के लिए संसाधन नहीं है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है और अपनी प्रकृति को बचाकर अपना विकास करना है। ठीक है, तो अब मैं इसका भी एग्जांपल दे सकती हूँ आपको। जैसे कि 3 फैमिली का उदाहरण देती हूँ। आर्थिक समृद्धि वाली का फैमिली का उदाहरण देती हूँ, आर्थिक विकास वाली का देती हूँ, सतत विकास वाली का देती हूँ। जैसे आर्थिक समृद्धि वाली फैमिली है, ये फैमिली ने क्या किया कि उनकी 20,000 से 2 लाख सैलरी होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जुए में, शेयर मार्केट में और ना शिक्षा स्वास्थ्य पे कुछ भी खर्च नहीं किया, केवल खाने पीने में ने अपनी मौज मस्ती करने में उन्होंने सारा पैसा उड़ा दिया। तो कुछ समय चल के जब शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्च नहीं हुआ तो उनके बच्चे फिर से मतलब ऐसे कुछ कार्य नहीं कर पाए और वो उनकी सैलरी फिर से 20,000 रुपये आ गए, उनको परिवार पूरा 20,000 रुपये आकर गरीबी के चक्कर में फंस गया। अब आता है आर्थिक विकास में मान लो फैमिली ने अपने बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्च किया और इन्वेस्टमेंट किया और सेविंग करी, लेकिन जब उनके बच्चे बड़े हुए तो पता चला कि उन्होंने अपने पर्यावरण का इतना दोहन किया कि बाढ़ आ गई, 10 साल बाद बाढ़ आ गई, तो उनका सारा जितना भी उनकी संपत्ति थी सब डूब गई। उनके बच्चे जो थे वो बच्चे अब सर्वाइव ही नहीं कर पाए। प्रदूषण इतना फैल गया, उनके एरिया में प्रदूषण इतना फैल गया कि उनको वहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। वो जहाँ पर उनके सभी जगह ज़मीन वगैरह सब थी वो छोड़कर जाना पड़ा, दूसरी जगह जाना पड़ा, तो फिर से वो गरीबी के दुष्चक्र में फंस गए। लेकिन जो सतत विकास वाले थे उन्होंने क्या किया कि पर्यावरण का ध्यान रखते हुए अपने मतलब शिक्षा स्वास्थ्य सेविंग और क्या बोले इंफ्रास्ट्रक्चर में उद्योग लगाए, लेकिन पेड़ पौधे भी लगाए उन्होंने पेड़ पौधे लगाए, जीव जंतु का ध्यान रखा, सभी के लिए मतलब कि अपने साथ साथ बायोडाइवर्सिटी का भी पूरी तरह से ध्यान रखा, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए इन्होंने अपना काम किया। तो पता चला कि उनका विकास होता चला गया, क्योंकि बाढ़ आई तो पर्यावरण मतलब पेड़ पौधे लगे हुए थे तो नदियों का बहाव इतना ज़्यादा नहीं हो पाया, तो पेड़ पौधे ने अपने पानी के कटाव को रोक लिया। मिट्टी की भी अच्छे से केयर करी उन्होंने, तो मिट्टी ने भी पानी के कटाव को रोका, तो सूखे की भी संभावना नहीं। पेड़ पौधे लगाए तो बारिश भी अच्छे से हुई, तो सूखे की संभावना नहीं हो, तो उनका लाइफ काफ़ी लंबे समय तक वो अच्छे से विकास करते रहे। तो हमारे
मतलब कि आर्थिक समृद्धि तो खराब है। आर्थिक विकास ठीक है, लेकिन एक समय तक ही आर्थिक विकास होगा जब आप सतत विकास पे ध्यान नहीं लोगे। लेकिन सतत विकास करोगे तो लाइफ में मतलब बहुत लंबे समय तक आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे, आपकी भविष्य की पीढ़ियों को भी इस चीज़ का लाभ होगा, ठीक है। और अब एक नया कॉन्सेप्ट आया समावेशी का। समावेशी का मतलब होता है जहाँ पे भी समावेशी लगे, मतलब कि सबसे कमज़ोर तबके तक आपको विकास का लाभ पहुँचाना है। सबसे जो निचला तबका है उसको भी विकास का लाभ मिलना चाहिए। जैसे कि आज मतलब कि अंबानी, जैसे कि अमीर, आज के देश में अंबानी अमीर होता जा रहा है और गरीब बेचारा गरीब होता जा रहा है, सड़कों पे सो रहे। लेकिन वो मतलब कि इतना ऐसा विकास करना है हमें कि जो पैसा है ना हमारा जीडीपी का, वो लास्ट के मतलब स्टेप बाय स्टेप जो सबसे वीक लोग हैं ना उन तक पहुँचे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है विकास का लाभ समाज के सबसे कमजोर तक तो उसे समावेशी विकास कहते हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजना नीतियों सहित विकास की पहुंच सुनिश्चित करना ही समावेशी विकास है। अर्थात विकास की समाज के सभी वर्गों तक पहुंच समावेशी विकास है। सभी वर्गों तक पहुंच होनी चाहिए, जैसे कि हमें सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए, ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि अंतिम लोगों तक विकास का लाभ पहुँचे। जैसे कि मोदी जी ने जनधन खाते खुलवाए ताकि बीच में मतलब लोगों जो गरीबों के लिए पैसे भेजे जाते थे, जो गरीबों के लिए जो योजनाएं चलती थी उसके माध्यम से, लेकिन वो बीच में लोग जो होते हैं ना वो भ्रष्टाचारी बिचौलिए वही खा जाते थे। लेकिन इसलिए जनधन योजना के मतलब बैंक से कनेक्ट किया गरीब से गरीब लोग को, ताकि उनकी जो योजनाओं के पैसे, उनके जो लाभ के पैसे उनके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र हो पाए। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि हमने समावेशी बैंकिंग समावेशन किया, जैसे कि बैंक से कमज़ोर तबके तक को जोड़ा। जैसे कि आज हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के माध्यम से हम सबसे कमज़ोर वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं कि उसे भी इस चीज़ का लाभ मिले। तो हम शिक्षा का समावेशन कर रहे हैं, नीतियों का समावेशन, की नीति का लाभ है कि एक सबसे निचले तबके तक पहुँचना था, नीतियों का समावेशन। इस तरह से जहाँ पे भी समावेशन सब शब्द जुड़ेगा, मतलब किसी भी चीज़ का, चाहे वो एजुकेशन का हो, नीतियों का हो, बैंकिंग का हो, किसी भी चीज़ का, तो मतलब कि सबसे निचले तबके तक आप उस चीज़ का लाभ पहुँचा रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, चारों हो गए, चारों आपको समझ में आ गए होंगे। आप आई होप आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, सतत विकास और समावेशी विकास, ठीक है। तो अभी वर्तमान में समावेशी विकास और सतत विकास ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछे कि कौन सा भी मतलब कि हमारे देश को किस चीज़ की आर्थिक समृद्धि है, तो सबसे ज़्यादा है सतत विकास और समावेशी विकास, ये काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। बताएं भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता क्यों है। भारत के शहरी क्षेत्र में शीर्ष 10% लोगों की मासिक प्रति व्यक्ति आय निम्न 10% लोगों की मासिक प्रति व्यक्ति आय के 10 गुना से भी अधिक है। मतलब कि जो 10% लोग सबसे हाई कैटेगरी के हैं, उनकी जो 10% लोग सबसे निचले तबके के हैं, उनकी जो मंथली इनकम है उनसे 10 गुना ज़्यादा है। मतलब कि सबसे निचले तबके के 10% लोगों के 10 रुपये तनख्वाह है, तो उनकी 10 गुना ज़्यादा। मतलब कि समझ रहे हो, 10 के आगे 10 शून्य और लगा दो आप, कितनी हो रही है। इतनी मंथली इनकम है, आप सोच सकते हो, इतनी मंथली इनकम ज़्यादा है उनकी, ठीक है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में आंकड़ा 5 गुना से अधिक है। शहरी क्षेत्रों में तो और ज़्यादा खराब स्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों में फिर भी 5 गुना अधिक है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में तो 10 गुना ज़्यादा अधिक है। शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा आंकड़ा खराब। भारत में शीर्ष 1% जनसंख्या के पास 53% संपत्ति तथा शीर्ष 10% जनसंख्या के पास 76% संपत्ति है। भारत की 1% जो जनसंख्या है ना, उसके पास भारत की कुल 53% संपत्ति, समझ लो। मतलब कि 99% जनसंख्या जो है ना वो 47% पे निवास करती है, और केवल 1% के पास 53% और 10% के पास 76% संपत्ति है। देख लो आप क्या स्थिति है। कृषि क्षेत्र में संलग्न जनसंख्या 50% है, जबकि जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 55%। कृषि क्षेत्र में आज भी 50% लोग झुंझे हुए हैं, लेकिन उसमें जीडीपी में योगदान कितना दे रहा है, वो मात्र 15% के लगभग। और जब सेवा क्षेत्र में योगदान कितना है, जबकि जनसंख्या कितनी 10 से 12% लगी हुई है, और जीडीपी में वो योगदान कितना दे रहा है, तो 55%। ये स्थिति है हमारे देश की। तो समावेशन की ज़रूरत क्यों नहीं है। मतलब ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा आए कि गरीबी जीत, मतलब कि समझ रहे हो 1% 53% लोगों के पास है, जब 99% लोग मिल गए तो इन 1% लोगों का क्या करेंगे। फिर युद्ध होंगे, फिर प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में इनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। जब मतलब ये गरीब लोग अपने पे आ गए ना, तो ये लोग कहाँ भागते फिरेंगे। इसलिए समावेशन ज़रूरी है। समावेशी लोगों को, गरीब तबकों को लाभ मिलना काफ़ी ज़रूरी है इस चीज़ का। ये काफ़ी चिंता का विषय है, आप इस पर सोचना ज़रूर, और अपने जो ओपिनियन है वो कमेंट में लिखना कि आखिर समावेशन क्यों ज़रूरी नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर 99% गरीब जनता अगर अपनी पे आ जाए, या फिर वो इसे इनको मारने निकल जाए, तो 1% जनता ये क्या ही कर पाएगी। जैसे देश में युद्ध, आतंक, मतलब हिंसा, विद्रोह, ये सब भड़केंगे ही ना। इसलिए समावेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस पे ध्यान देना, और आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स प्रॉपर बनाना। मेरा मेन मकसद है कि आप नोट्स अच्छे से बनाओ।
क्योंकि नोट्स मेकिंग ही मेरी क्लास का मोटिव होता है। एक्सप्लेन तो कोई भी कर देगा, कहीं से भी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, लेकिन मैंने कि नोट्स में आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, क्योंकि नोट्स इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाते। अब यहाँ से है ना हमारा चौथा चैप्टर, ये यहाँ से तक। वैसे मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ गया होगा हर एक शब्द का मतलब। फिर भी एक बार देख लेना और रीडिंग लगा लेना और नोट्स प्रॉपर बनाना, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।